हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबश्शिर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसअतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट, आपको पता है, हमेशा ही ख़बरों में रहती है, चाहे उनके फ़ैसले हों। पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज़ भी हमारी हमेशा जा कर के अदालतों में ही इख्तिताम पजीर होती हैं, वहीं से फ़ैसला आता है। और बारहा अदालतों की जानिब से भी कहा जाता है कि हमें सियासी मुकदमात में ना घसीटा करें, सियासतदान जो है अपने मसाइल पार्लियामेंट में हल किया करें। मगर कुछ दिनों से कंट्रोवर्सी चल रही थी। पहले जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ऊपर केस बना, वो उसके उनकी अहलिया के ऊपर, और उसके बाद उन्होंने वो केस जीत लिया। मगर अब गुज़िश्ता हफ्ते 20 अगस्त को जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस जमाल मंदोखेल, एक 2 मेंबर बेंच था, उन्होंने अज़ खुद एक नोटिस ले लिया सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर्स एसोसिएशन की दरख्वास्त पर, जिसमें कहा गया कि सहाफ़ियों के ऊपर जो है वो हमले भी हो रहे हैं, उनको गोलियां भी मारी जा रही हैं, उनको तशद्दुद का निशाना भी बनाया जा रहा है। तो इस पर जो है अर्जेंट नोटिस लिया जाए, जिस पर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने वो नोटिस ले लिया। मगर जो कन्वेंशन है वो ये है कि चीफ़ जस्टिस जो हैं ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, वो इस बात को जो सुओ मोटो नोटिस जो वो ही लेते हैं और वही बेंच को जो है ये रेफ़र करते हैं केसेस कि कौन सा बेंच सुनेगा। मगर इस केस में क्योंकि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने नोटिस ले लिया और जस्टिस गुलजार जो हैं वो अभी मुल्क में नहीं हैं, उनकी जगह जो है कायम मकाम जस्टिस उमर अता बंदयाल हैं, उन्होंने अलग से एक 5 मेंबर बेंच बना दिया, जिसमें इन दोनों जजेस को शामिल नहीं किया गया। और समाअत शुरू कर दी इस केस की, जिस पर कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने एक ख़त भी लिखा जिसमें ये कहा गया है कि ये सारी जो उन्होंने इस कन्वेंशन से डिविएट इसलिए किया, यानी उन्होंने नोटिस इसलिए किया क्योंकि प्रेस एसोसिएशन का कहना था कि ये मैटर अर्जेंट है, सहाफ़ियों की सिक्योरिटी का मसला है। मगर आज जो समाअत हुई है सुप्रीम कोर्ट में, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग थी। इसी बेंच जिसकी सरबराह कायम मकाम चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल कर रहे हैं, उसी बेंच के एक मेंबर जस्टिस काजी अमीन ने कहा कि क्या ये बेहतर ना हो कि इस बेंच में हमें उन दोनों जजेस जिन्होंने नोटिस लिया है उनको भी शामिल किया जाए। और उन्होंने ये बात अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद ख़ान की तरफ पॉइंट करके कही, जिस पे उन्होंने कहा बिल्कुल ये हो सकता है। मगर उन्होंने ये कहा कि किसी भी मामले का नोटिस लेने और बेंच बनाने का जो इस्तेहकाक है या इख्तियार है, प्रीरोगेटिव है, वो चीफ जस्टिस का ही होता है। सारे मामले पर हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त सिंध हाई कोर्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सलाउद्दीन अहमद और हमारे बहुत ही अजीज़ दोस्त अब्दुल मुईज़ जाफ़री, जो ख़ुद भी लॉयर भी हैं और मीडिया से भी उनका ताल्लुक़ है। तो क्योंकि ये रिलेटेड मीडिया से भी है और मगर क्वेश्चन क्योंकि लीगल है, तो उनसे भी बात करेंगे। सलाउद्दीन, पहले आपकी तरफ आते हैं। इस केस में कहा जा रहा है कि आज ख़ुद नोटिस का तयन किया जाएगा कि ये कौन ले सकता है। अच्छा, 2018 में ऐसी कंट्रोवर्सी भारत में भी हुई थी, जहां पर चीफ जस्टिस के आज खुद नोटिस के ऊपर लेने पर 4 जजेस ने अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा था कि जी ये इस्तेहकाक जो है ये सिर्फ चीफ जस्टिस का नहीं है, तो हमारा तकरीबन वही ही बिल्कुल है। और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने भी कमोबेश यही कहा है कि इस्तेहकाक ज़रूर है बेंचेस बनाने का, मगर कौन सा केस कौन सा बेंच सुनेगा वो नहीं है। तो अब मुझे नहीं पता कि इसमें क्या वो, और जाहिर है हम लीगली शायद उस तरह नहीं समझ सकें इस चीज़ों को। तो सलाउद्दीन, आपको इस केस की कुछ समझ आ रही है? क्या ये अज़ खुद नोटिस के तयन की बात है या देयर इज़ मोर टू इट? देखें, इसमें पहली बात तो समझने वाली ये है कि पाकिस्तान के आइन में अज़ खुद नोटिस का कोई जिक्र नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में अज़ खुद नोटिस का कोई जिक्र नहीं है। ये जो इख्तियारात हैं ये सुप्रीम कोर्ट ने खुद बनाए हैं अपने फैसलों के थ्रू, ना आइन में ना किसी कानून में उनका जिक्र है। दूसरी बात समझने वाली ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स हैं 1980 के जी, उसमें खुद नोटिस का तरीक़ेकार नहीं लिखा गया, क्योंकि उस वक्त किसी के तसव्वुर में नहीं था कि अदालत हमारी खुद नोटिस ले सकती है। ये इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने रिवायत शुरू की और फिर पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने उसको अडॉप्ट कर दी, मगर किसी वक्त पे भी कोई रूल्स नहीं बने।
और जिसकी वजह से कुछ इस पे बहुत एक डिबेट है कि अज खुद नोटिस कौन ले सकता है, क्या सारी बेंचेस सुप्रीम कोर्ट की ले सकती हैं, क्योंकि नेचुरली 184(3) में तो सुप्रीम कोर्ट का जिक्र है, जिसको एक्सपैंड करके अज खुद नोटिस की जो रिवायत शुरू की गई। तो क्या ये सिर्फ चीफ जस्टिस ले सकता है, कोई भी बेंच ले सकता है, तरीकेकार क्या होगा, ये तमाम चीजें डिफाइन नहीं है। तो बहुत अच्छी बात है कि ये डिफाइन होनी चाहिए। इसमें दो चीजें मगर बहुत अहम है, और इन दो चीजों का ये अभी हालिया जो लॉयर कन्वेंशन हुई है कराची में, उसमें 2 रेजोल्यूशन इस मौजू पे शाया हुई थी। उसमें पहली बात तो ये की थी कि सुओ मोटो नोटिस जो होता है वो कोई भी जज या कोई भी चीफ जस्टिस तभी लेता है जब उसका कोई नेचुरली उसका इतना जाती कोई इंटरेस्ट होता है या उसकी कंसर्न होता है या पैशनेट होता है उस कॉज के बारे में, ताकि कि वो सारे जो तमाम तर जो प्रोसीजर्स हैं उनको नजरअंदाज करके डायरेक्टली अज खुद नोटिस ले लेता है। तो जिस शख्स को इतनी ज्यादा पैशन हो किसी इशू पे, तो हमारी दानिश में उसको फिर वो मुकदमा नहीं सुनना चाहिए, चाहे वो चीफ जस्टिस सुओ मोटो नोटिस ले या कोई जज ले। तो एक तो ये रेजोल्यूशन पास हुई, दूसरी ये रेजोल्यूशन पास हुई थी कि ये जो चीफ जस्टिस का इख्तियार है कि वो बेंच को तश्कील करते हैं और केसेस उनके सामने फिक्स करते हैं, उसको भी किसी तरीके से रेगुलेट करना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि एक तासुर पड़े कि किसी जज से या कुछ जज साहिबान से केस छीन के किसी और के हवाले कर दिया है, या किसी बेंच से किसी को किसी वजह से एक्सक्लूड किया गया है या शामिल किया गया है। अगर ये तासुर पड़ जाए तो फिर जो एतमाद है अदलिया पे वो हिल जाता है। तो अगर ये दोनों रेजोल्यूशन शायद अगर सामने रखे जाते तो ये जो अभी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि एक बेंच का एक ऑर्डर है, दूसरी बेंच ने उस ऑर्डर को सस्पेंड कर दिया है, और एक अदम एतमाद की आपस में जजेस में अदम एतमाद की कैफियत नजर आ रही है, वो अवॉइड हो जाती है अगर ये 2 असूलों को सामने रखा जाता। ठीक है मुइज़, जो जस्टिस काजी फाइज ईसा ने एक नोट भी लिखा जिसको आपने अपनी ट्वीट में उसका हवाला भी दिया, और उन्होंने कहा कि अज खुद नोटिस लेने से हमें माजी में नुकसान भी हुए हैं, और उन्होंने रिकोडिक का हवाला दिया। जी बिल्कुल। और उन्होंने साथ ही ये भी कहा, और भी बहुत केसेस हैं, और उन्होंने कहा कि मतलब एक दफ़ा तो व्हाट्सएप मैसेज के ऊपर जो है अज खुद नोटिस ले लिया गया जब मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर टैक्सेस जो हैं वो विड्रॉ कर लिए गए, जिससे मुल्क के ख़जाने को 100 अरब रुपए का नुकसान हुआ। तो उन्होंने कहा कि ये सारी चीज़ें, तो मुइज़ आप इसको किस तरीके से देखते हैं? कन्वेंशन तो यही है कि चीफ जस्टिस का इस्तेकाक होता है, मगर ये जो हुआ है मैटर ऑफ अर्जेंसी के उन्होंने ये कहा है काजी फाइज ईसा साहब ने कि उन्होंने डिपार्ट किया है कन्वेंशन से बिकॉज ऑफ दिस। जी बहुत शुक्रिया आप तीनों लोगों का। आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ योर शो, थैंक यू फॉर इंक्लूडिंग मी ऑन इट टुडे। ये पहले तो काजी फाइज ईसा साहब ने जिस चीज़ का नोटिस लिया और किस तरह लिया, इसको अगर हम फर्क करते हैं इसके इनके बीच में, इन्होंने जिस चीज का नोटिस लिया वो आर्ग्यूएबली आज तक सुओ मोटो लिए गए सारी चीजों में सबसे अहम और सबसे वाज़े तौर पे एक पब्लिक इंपॉर्टेंस का मौजू है। ये ना अतीका ओडो की 2 बोतल शैम्पू / वाइन है, ये ना पानी की किल्लत है, ना ये पॉपुलेशन साजी के लिए संडे की कॉन्फ्रेंस है, ना ये और चीजें जो मैं भूल रहा हूँ, डैम बनाने का मामला भी नहीं है। बहुत चीजें हैं, वही साहब धुलवाएंगे आप। और ये डैम बनाने का मामला भी नहीं है, चाहे वो एन वाला हो या विदाउट एन हो। ये कोर हम सब लोगों का हक है कि हमारी जो सहाफत है वो आज़ाद हो, उसके ऊपर माशी कदगने ना हो और उसके ऊपर उसके अलावा मजीद संजीदा कदगने ना हो। इसको उन्होंने एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी मौजू समझते हुए जुमे के दिन नोटिस लेकर अगले ही हफ्ते के अंदर लिस्ट कर दिया और गैर मामूली तौर पे लिस्ट किया। उनकी अपनी बेंच उस वक्त मौजूद नहीं थी। अच्छा, ये हो गई बात कि वो बहुत ज़रूरी था। अब जो चीज़ उन्होंने गैर मामूली की लीगली वो ये की कि माजी के अंदर काजी साहब ने खुद ही जब किसी चीज़ को सुओ मोटो के काबिल समझा है
तो उसको चीफ साहब के पास रेफर किया है, इस दफा क्यों नहीं किया। बिल्कुल। दूसरा, उन्होंने जो ये नोटिस लिया, ये कुछ लोग कह रहे हैं कि ये एप्लीकेशन जो है वो बतौर एक लिस्टेड एप्लीकेशन उनके सामने नहीं थी, कोर्ट के अंदर बस किसी एकदम से उनके सामने आ गई तो उन्होंने उसका नोटिस ले लिया, ये गैर मामूली बात थी। इस सब कुछ का जवाब देते हुए काजी साहब ने माजी की मिसालें ही दी हैं कि जब साकिब निसार साहब जो हैं वो यकमुश्त फैसला कर लेते थे कि अब ये बेंच मेरे लिए ठीक नहीं है, या फिर जब फैसला कर लिया जाता था एक व्हाट्सएप मैसेज पे, जिस तरह की मिसालें आपने दी। और इनके इस ऑर्डर को सस्पेंड करते हुए जब वो 5 मेंबर बेंच ने कहा कि इट इज इनअप्रोप्रिएट टू इम्प्लीमेंट द सेड ऑर्डर बिकॉज दे इट मे ऑब्स्क्योर एंड अनसेटल द प्रैक्टिस ऑफ द कोर्ट फॉर इन्वोकिंग इट्स सुओ मोटो जुरिसडिक्शन, जिस तरह अभी सलाउद्दीन साहब ने बहुत उम्दा तरीके से बयान किया है, कोई प्रैक्टिस ऑफ द कोर्ट इंश्राइंड नहीं है, हमें कुछ नहीं पता कि किस तरीके से सुओ मोटो जुरिसडिक्शन उठाई जाती है। यानी कि ये ठीक है, काजी साहब ने जो किया वो गैर मामूली है, लेकिन सिर्फ इसलिए गैर मामूली है इसलिए वो खुद चीफ जस्टिस नहीं है। और इसका जवाब काजी साहब ने दिया है ये कहते हुए कि देखें वो फर्स्ट अमंगस्ट इक्वल्स हैं और बस फर्स्ट अमंगस्ट इक्वल्स हैं। यानी कि ये फैसला कर लेना कि वो हर बेंच के अंदर फैसला करेंगे कि कौन बैठता है, फिर वो फैसला करेंगे इसके सामने लगता क्या है, ये इनविसाज्ड कहीं नहीं है। और इसकी वजह से ये फर्स्ट अमंगस्ट इक्वल्स की बात जो है वो डाइल्यूट होती है। उसके अलावा काजी साहब ने मिसालें दी, एक रिकोटिक की मिसाल दी क्योंकि उस बेंच पे गुलजार अहमद साहब खुद थे जो आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। दूसरा, उन्होंने वो व्हाट्सएप मैसेज की मिसाल दी, उसके अंदर वो दो नुकात की वजह से मिसाल दी। एक तो इसलिए दी इसलिए कि उन्होंने खुद भी एक व्हाट्सएप मैसेज पे सुओ मोटो लेने की कोशिश की थी जी, तो उन्होंने उसके अंदर तफरीक की कि मैं करूं तो उठते उठते मुझे कह दिया जाता है कि आप प्राइम मिनिस्टर के आप सुनते क्यों हैं केसेस। और दूसरा, उन्होंने बात की कि लेकिन फिर उस व्हाट्सएप मैसेज के बेसिस पे इन 100 अरब से ज्यादा रुपए का नुकसान सरकार को हो गया था। अच्छा, लेकिन जो मेरे लिए बहुत अहम बात है, सॉरी हाँ जी, जो मेरे लिए बहुत अहम बात है वो उन्होंने जो रजिस्ट्रार ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की बात की है। देखिए, एक जुडिशियल सर्विस है, वो हुकूमती सर्विस से हटके है, वो एस्पायर करती है, उसके लिए सबसे बड़ा ओहदा जो है वो रजिस्ट्रार ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है। उस ओहदे के ऊपर वो पिछले कई सालों से पहुंच नहीं पाए हैं क्योंकि डेप्यूटेशन पे जिस अमल को सुप्रीम कोर्ट ही डिस्करेज कर चुका है, उस अमल के तहत एक एग्जीक्यूटिव की शाख में से निकल के फर्द आके जुडिशियल ऑफिसर का काम लेकर डेप्यूटेशन पर रजिस्ट्रार ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बन जाता है। अब काजी साहब ने फरमाया कि ये भी और इनसे पहले वाले साहब ने भी एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी हरकत दिखाई कि एकदम से उनको ख्याल आया कि मैं एक 6 पेजर नोट भेजूं चीफ जस्टिस, एक्टिंग चीफ जस्टिस साहब को कि देखें ये क्या हो गया। अब आपको आपकी कलम में जुम्बिश ही क्यों आई, आप होते कौन हैं? और अगर आप इस तरह करते हैं तो लगता है कि जो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में तफरीक थी जो कि आइन ने डाली है और बाकायदा तौर पे इन दोनों को एक दूसरे से मुनक़ता किया है, उसकी एक गैर जरूरी जोड़ बन रही है ये एग्जीक्यूटिव से आए हुए रजिस्ट्रार की। अब ये देखिए करते क्या है, लिस्टिंग, और ये काजी साहब कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, लिस्टिंग जिस चीज की बहुत जल्दी हुकूमत चाहती है वो एकदम से एक चीज लिस्ट हो जाती है और वो कॉज लिस्ट पे आ जाता है। जिस चीज को हुकूमत जो है बचना चाह रही होती है वो उनका कमजोर कॉज होता है, वो कहीं दूर चला जाता है, महीनों तक लिस्ट नहीं होता। इसी तरह ये रजिस्ट्रार साहब होते कौन है कि एक जुडिशियल ऑर्डर को देखकर एकदम से वो उनका हाथ जुम्बिश में आ जाए और वो सोचें कि नहीं ये कैसे हो गया, और एकदम से 23 तारीख को एक नोट के बेसिस पे एक बेंच बन जाए। और ये जुडिशियल मॉनिटरिंग जुरिसडिक्शन जो है वो आपकी नहीं है एक दूसरे के ऊपर, जिस तरह सलाउद्दीन साहब ने भी एक्सप्लेन किया। तो मोहित साहब, देखिए आपकी कतकलामी के लिए माजरत, ये तो फिर आप ऐसे लग रहा है कि जैसे जो बड़ी जो क्रूशियल डिवीजन ऑफ रिस्पांसिबिलिटी है जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव के बीच में, हाँ, उसके साथ बिल्कुल मैस अराउंड किया जा रहा है। एक वक्फा लेते हैं तो फिर इसी पॉइंट को आगे ले जाते हैं। वेलकम बैक। और सुप्रीम कोर्ट में असखुद नोटिस के बारे में रिवायत जो है वो टूट रही है। काजी फाइज़ ईसा साहब जस्टिस, उन्होंने ख़ुद से एक नोटिस लिया बजाय इसके कि वो चीफ जस्टिस को भिजवाते। इस पे हमने गुफ्तगू कर ली। एक और मसला है ही नहीं, हाँ, असखुद नोटिस के बारे में तो फिर तो कोई भी जज ले सकता है। अब लेकिन सलाउद्दीन साहब का यही पॉइंट, बात आपकी सही है, लेकिन सलाउद्दीन साहब का यही पॉइंट था कि इसके ऊपर रेजोल्यूशंस जो पास हुई हैं कि सर इसको ना आप फॉर्मलाइज किसी तरह से कर दें, तो बेहतर शायद जब तक नहीं होता तब तक तो कोई भी फिर तो ग्रे एरिया आप कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा सलाउद्दीन और मुइज़, एक और मसला जो कि मसला कंट्रोवर्सी कह लें, तनाज़ा कह लें, या
जो सिंध हाई कोर्ट के जज साहब हैं, जस्टिस अहमद अली शेख सीनियरिटी में 5वें नंबर पर हैं, उनको उनकी एलिवेशन और वो भी एड हॉक बेस के ऊपर हुई, जिस पे बार एसोसिएशंस ने खासा एतराज़ भी किया। तो ये जो कन्वेंशंस हैं या रिवायतें हैं, ये भी टूट रही हैं और इस बारे में बार एसोसिएशन सलाउद्दीन खासी शोर भी कर रही हैं। तो ये मामले क्या हैं? इसको भी तो कोडिफाई होना चाहिए। जी बिल्कुल, इसमें देखें देयर 3 एरियाज हैं ब्रॉडली जो बार एसोसिएशन ने अपनी अभी हालिया कन्वेंशन में आइडेंटिफाई किया, जिसमें अदलिया के लिए कोई गाइडलाइंस नहीं है, कोई रूल्स नहीं है। एक है जजेस की तकर्रुरी का मामला, उसमें कोई रूल्स या गाइडलाइंस नहीं है। कुछ पुरानी रिवायात थी, वो अब रिवायात जो है वो फॉलो नहीं हो रही, जिसकी वजह से एक रिजेंटमेंट अदलिया के अंदर भी और बार एसोसिएशन में पाई जाती है। दूसरा मामला है कि सुओ मोटो का। इस सुओ मोटो का भी कोई पैमाना नहीं है कि कौन से मामला में खुद नोटिस लिया जा सकता है। कभी 2 बोतलें शराब पे सुओ मोटो ले लिया जाता है, कभी अपना सैकड़ों मिसिंग पर्सन पे कोई एक्शन नहीं लिया जाता। तो कोई स्टैंडर्ड नहीं, कोई क्राइटेरिया नहीं, और ना ही ये कोई स्टैंडर्ड है कि कौन इन केसेस को सुन सकता है, कौन नहीं सुन सकता। कोई एक चीफ जस्टिस साहब आती हैं, वो कहती हैं ये प्रायोरिटी है, फर्ज कीजिए डैम बनाना प्रायोरिटी है। अगले चीफ जस्टिस साहब आते हैं, वो कहते हैं डैम तो कोई चीज ही नहीं है, वो फौरन सुओ मोटो ड्रॉप हो जाता है, जिसमें इतना कीमती अदालत का वक्त हुआ होता है। गुड पॉइंट। कोई स्टैंडर्ड नहीं है। तीसरी चीज जिसमें कोई रूल्स गाइडलाइंस नामी कोई चीज नहीं है, वो है बेंचेस की कॉन्स्टिट्यूशन और केसेस की फिक्सेशन, जिसपे जजेस की भी बाकायदा अब कम से कम 3 जजेस मौजूदा, बल्कि 4 जजेस मौजूदा सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा इन राइटिंग अपनी रिजेंटमेंट डिफरेंट वक्त पे शो कर चुके हैं कि हमें फलां बेंच से अचानक क्यों हटा दिया गया, या हमें फलां बेंच में जब फॉर्म हो रहा था तो क्यों नहीं ये इंक्लूड किया गया। तो उसका भी कोई पैरामीटर होना चाहिए, वरना अगर ये हो जाए कि चीफ जस्टिस की मुकम्मल स्वादीद हो कि वो जब चाहे किसी से केस लेके दूसरे को दे दे, तो फिर जुडिशियल इंडिपेंडेंस नामी तो कोई चीज़ ना। सही। अच्छा मोइज, मैं आप ही की तरफ आऊँगा। ये जो एडहॉक जज इन द सुप्रीम कोर्ट, ये भी कल हमने देखा नहीं हालिया, ख़ुसूसन जजेस केस के बाद तो बिल्कुल एक प्रिंसिपल तय हो गया था खासी हद तक, मगर ये क्या हुआ है आपके ख्याल में? देखिए, ये अब मैं बहुत हेविली बोरो करूंगा सलाउद्दीन साहब के ऑन द रिकॉर्ड बातों से, क्योंकि दे कांट बी बेटर देन दे हैव ऑलरेडी बीन सेड बाय हिम। एक तो ये कि एडहॉक जज को किस तरह और कब तायुन किया जाता है आइन में वाज़ेह है। एक ज़रूरत होती है, टेम्परेरी ज़रूरत होती है, और उसको अगर आप उसका स्पिरिट देखें तो काफ़ी क्लियर है। वो टेम्परेरी ज़रूरत का मतलब फिर ये हो सकता है कि सारी बेंचेस या तो बिजी हैं या एक फुल कोर्ट बनना जरूरी है। अब उस टेम्परेरी जरूरत को पूरा करने के लिए आपको जिस जज को आप ले रहे हैं उसके चीफ जस्टिस से पूछना जरूरी है, यानी कि वो भी ये बात क्लियर करता है कि फिर चीफ जस्टिस को ही टेम्परेरीली नहीं ला सकते। अच्छा, और आखिरी बात इसमें जो हमारे सिचुएशन पे फिट बैठती है वो ये कि आपने मिनट्स रिलीज किए जो सबको पता चले कि आप 5वें नंबर पे मजहर साहब को इसलिए एलिवेट कर रहे हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब को, इसलिए वो बाकी सबसे आपके ख्याल में बेहतर है। और उसमें कमेंट्री हुई तो कंपेयर किया गया चीफ जस्टिस साहब से, जो कि 4.5 साल से सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, और उनको कंपेयर करते हुए ये बयान आया जैसे कि वो शायद इस बात के लिए पूरे नहीं उतरते सुप्रीम कोर्ट के मेयार पे। अब उसके थोड़े दिनों बाद आपने उनको एडहॉक लगाने की कोशिश कर ली। तो यहाँ पे तो एक ऐसा तजाद है जो कि मेरी राय में तजाद नहीं है, जो कि फिर वाज़े तजाद है ना, या तो वो सुप्रीम कोर्ट के अहल नहीं है या फिर वो एडहॉक के काबिल है, यानी कि वो सुप्रीम कोर्ट के अहल हैं। अगर वो सुप्रीम कोर्ट के अहल नहीं है तो वो एडहॉक के काबिल कैसे? सही। और अगर वो वाकई में एडहॉक अगर वो वाकई में आप किसी और वजह से उन्हें एडहॉक लगा रहे हैं और आप वाज़े तौर पे समझते हैं कि वो वैसे काबिल नहीं है, तो पहली बात तो ये कि ये तरीका नहीं है एक जज साहब को एक रास्ते में से हटाने का। वो तरीका आइन में मौजूद है, आर्टिकल 209 के तहत आप रेफरेंस फाइल करके उनको आप हटा सकते हैं, जो आपने काजी साहब के खिलाफ कोशिश की। उसके अलावा दूसरी बात ये है कि अगर
वो इतने नाअहल हैं आपके ख्याल में, तो वो 4.5 साल से सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस क्या कर रहे हैं? सही है आप, सही बात। तो ये अब इस पे जो है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान बैठा, उसमें भी वाज़े हमें तफरीक नज़र आई। तो ये सारा सिलसिला ये जुडिशरी के इमेज को भी बहरहाल थोड़ा सा मुतासिर तो कर रहा है। बिल्कुल सही। इसमें मैं एक इजाफा करना चाहूँगा। अभी मैं रीमा उमर साहिबा का भी कॉलम पढ़ रहा था, वो ये भी कह रही थी कि जुडिशल मतलब जो जजमेंट्स होती हैं उनकी जो एक्सेप्टेबिलिटी होती है वो सिर्फ कानून की बात नहीं होती, एक पब्लिक कॉन्फिडेंस भी एक चीज़ होती है। अगर मैं दुरुस्त समझ रहा हूँ उनको, तो वही बात जो अभी मुबश्शिर पूछ रहे थे आपसे। जी जरार साहब, अगर मैं यहाँ कुछ ऐड करता हूँ। जी जरूर। देखिए, आप अवाम से या आप बार से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो जुडिशरी पे एतमाद करे जब आपस में जज साहिबान एक दूसरी की नीयत पे शक करते हैं और एतमाद नहीं करते। देखें, अभी ये सुओ मोटो वाला भी जो इंस्टेंस है, इसमें फाइज ईसा साहब ने गालिबन कोई पहले 5 केसेस में सुओ मोटो लेके चीफ जस्टिस साहब को रेफर कर दिया, मगर वो केसेस ही नहीं लगे, या उनको जब वो केसेस लगे तो उनको उस बेंच में शामिल नहीं किया। दूसरे जज साहिबान की कंप्लेंट रही है कि हमें फला बेंच में क्यों नहीं इंक्लूड किया गया जब हमने पहले उसमें पार्टिसिपेट किया, हमने ऑर्डर्स पास किए। तो जब जजेस में आपस में वो जो रवायती जो एतमाद होता था, जो कर्टेसी होती थी, वो जब शैटर होती जा रही है, तो फिर नेचुरली पब्लिक का भी तो कॉन्फिडेंस टूट जाएगा। मैं समझता हूं कि ये हालिया भी जो अगर ये सुओ मोटो के भी रूल्स तय करने थे, ये तो बड़ा जरूरी था, और अब ये बिल्कुल इसेंशियल हो गया है कि एक फुल कोर्ट का इजलास किया जाए, फुल कोर्ट के सामने बैठ के ये तमाम मामले हल करें। अभी भी 3 या 5 रुकनी बेंच जो खुद आप तशकील देते हैं, उससे ना पब्लिक को एतमाद आएगा, ना बार एसोसिएशन में एतमाद आएगा। वेरी वेल, बहुत शुक्रिया। मुइज़, आपकी तरफ से फाइनल कमेंट चाहूंगा, हमें वक्फा लेना है। जी, मेरे ख्याल में ये डिस्कशन को स्ट्रक्चर करना अशद ज़रूरी है। ये होल हार्टेडली सही बात है, सीनियरिटी लेकिन जवाब नहीं है। लेकिन डिस्कशन जो यूज़ होता है उसके अंदर क्यों यूज़ हुआ, ये हमें समझाना और लोगों को समझना ज़रूरी है। जिस तरह इंसाफ होते हुए दिखना ज़रूरी है, उस तरह इंसाफ के लोगों का एलिवेट होते हुए वजह और मेयार दिखना भी ज़रूरी है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। इसलिए पर आपने भी इनकी बात सुनी। नाज़रीन, एक वक्फा लेते हैं, उसके बाद वापस। इंसान भी क्या चीज़ है। अगर कहीं दुनिया में जंग हो, कत्लो गारत हो, क्राइसिस हो, और कोई ना कोई पैसे कमाने ना आए, ये नामुमकिन है। जैसे कि अभी अफ़गानिस्तान का अगर आप हाल देखें, अफ़गानिस्तान क्या, मैं बात कर रहा हूँ काबुल और काबुल एयरपोर्ट की। तो बंदे पे बंदा चढ़ा हुआ है, सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह हम यहाँ से निकले। तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई अपनी जेब भरने के भी चक्रों में होगा। तो एरिक प्रिंस, आपको नाम अगर आपको ये याद नहीं है तो यकीनन आपको ब्लैक वाटर का नाम तो याद होगा, और ये थे ब्लैक वाटर के बानी। पहले भी इराक की जंग में और अफगानिस्तान की जंग में इसने पता नहीं मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए हैं, पता नहीं कितने लोग इसके जो मर्सनरीज हैं उनके हाथों कत्ल हुए हैं। और अब इन्होंने एक नई बिजनेस शुरू की है, और वो है कि अगर आप चाहते हैं कि आप काबुल से प्लेन निकल कर कहीं और निकल जाएं, तो ये आपको निकाल देंगे। कीमत सिर्फ $6,500 पर पर्सन है। लेकिन ये है क्या कहते हैं, ये बेस प्राइस, ये पैकेज डील नहीं है। पैकेज डील जो है उसमें ज्यादा पैसे लगते हैं, क्योंकि उसमें इनके मुसल्ला गार्ड्स आपके घर जाके आपको वहां से एक्सट्रैक्ट करेंगे, जी कलेक्ट करेंगे, आपको वो आर्मर्ड कार में डालेंगे और आपको निकाल देंगे। अच्छा, मजेदार बात यह है कि अभी तक किसी को पता भी नहीं है कि क्या एरिक प्रिंस के पास अभी भी ये कैपेबिलिटी है, या वो सिर्फ लोगों से पैसे ही गैदर कर रहा है और फिर एंड में कहेगा कि सॉरी मेरे से नहीं हुआ। अच्छा, ये तो चलो हजारों डॉलर की बात हो रही है। कुछ लोग $15-20 कमाने के लिए भी इंसानियत का इंसल्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपको हम सब ने देखी थी कि जब पहला दिन था इवैक्यूएशन का,
तो कुछ अफगान शहरी जहाज़ के पर के ऊपर या उसकी जो व्हील कैरेज है उसके साथ चढ़ गए थे, और फिर ये मनाजर हमने देखे थे कि आसमान से जब जहाज़ परवाज़ कर रहा था तो वो वहाँ से गिर रहे थे, और बहुत ही शॉकिंग विजुअल्स थी। इतनी शॉकिंग के लोगों ने इसकी टी शर्ट बना दी है। अगर टी शर्ट हम स्क्रीन पर रखें तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट है वो जा रही है और 2 लोग वहाँ से गिर रहे हैं, और टाइटल देखें आप इसका, काबुल स्काई डाइविंग क्लब 2021। अच्छा, नीचे जो डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि नहीं जी हम तो आपको दिखाना चाह रहे हैं कि जी कितनी मतलब कितना बुरा हो रहा है लोगों के साथ, कितना जुल्म हो रहा है, और टाइटल आपने लिखा है काबुल स्काई डाइविंग क्लब। अच्छा, जाहिर है कि जब ये इंटरनेट और सोशल मीडिया पर आए तो शोर भी बहुत मचा, लेकिन अभी भी 3-4 वेबसाइट्स हैं जहां पर ये अभी भी बिक रहे हैं, लेकिन जाहिर है इंसानियत की दे आर सपोर्टर्स ऑफ ह्यूमैनिटी, ये जो भी हैं। जंग और फ़ायदे की बात की तो ज़ाहिर फ़ायदा बहुत लोगों का होता है। इस जंग में जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं और वगैरह, और अफगान हुकूमत ने जो पैसे लिए हैं वो तो हमें पता है। तालिबान का भी ठीक ठाक फ़ायदा हुआ है। 1999 और 2000 के जो तालिबान थे आपको याद है, शलवार कमीज़, टोपी, हवाई चप्पल, पुरानी क्लैशनकॉव। अब अगर आप उनको देखें, और मैं अफगान एयरपोर्ट की ही बात कर रहा हूं जहां अंदर सिक्योरिटी अमेरिकन है और बाहर सिक्योरिटी तालिबान की है, तो वहां पर है तालिबान की 313 ब्रिगेड। और अब अगर आप इनको देखें तो आपको पता नहीं लग सकता कि अमेरिकन सोल्जर्स कौन से हैं और तालिबान सोल्जर्स कौन से हैं। जैसे इनमें अगर आप देख रहे हैं, आप पता, फुल स्क्रीन पे दिखा दीजिए, फुल स्क्रीन अगर इनको हम कर दें तो इसमें हमें पता नहीं लग सकता कि अफगान कौन है और ये है। सिर्फ एक चीज़ से पता लगता है कि राइट पर जो है ना वो अफगान फौजी है, वो तालिबान फौजी है, सॉरी, क्योंकि हल्की सी उसने दाढ़ी रखी हुई है जो वहां पर वो अलाउ करते नहीं है। बंदूक उठाने का तर्ज भी अब वही हो गया है, आई गियर भी वही है, और ये सब है वो माले गनीमत जो तालिबान के हाथों में। अगर ये मीम आपको याद है ना, वो फ्रेंडशिप एंडेड विद मुदस्सिर मीम, तो अब ये होगा इसका फ्रेंडशिप एंडेड विद AK-47, नाउ M4 इज माय बेस्ट फ्रेंड। लेकिन ये तो माले गनीमत आपकी सोच है। अच्छा, और बताएं, आगे बताएं। ये जो अफगान फौज है इस पे 2003 से 2020 तक $83 बिलियन खर्च हुए। ये तो अब हर एक को मालूम है, बच्चे को मालूम है। सालाना $3 अरब की इमदाद जो है अफगान फौज को की अपकीर के लिए अमेरिका अब तक देते रहे हैं। अच्छा जी, पिछले 15 साल में अफगान आर्मी और सिक्योरिटी दस्ते जो हैं, पुलिस सबको मिला के 80,000 व्हीकल वो अमेरिका ने प्रोवाइड किए। मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जरा ध्यान में रखिएगा कि सर ये लीजिए। अच्छा, इनमें हमवीज जिन पे आजकल तालिबान सवारी कर रहे हैं, मजे ले रहे हैं, बख्तरबंद गाड़ियाँ, APC जिन्हें आप कहते हैं, बारूदी सुरंगें साफ करने वाली गाड़ियाँ हैं, रिकवरी व्हीकल्स हैं, कार्गो ट्रक्स हैं, और जो इन्फेंट्री के लिए M16 और M4 राइफलें हैं उनका तो मत पूछिए ना, वो तो लाखों के हिसाब से जो है सप्लाई की गई हैं। मशीन गनें हैं, ग्रेनेड लॉन्चर्स हैं, हल्की और भारी तोपें हैं, जदीद कम्युनिकेशन इक्विपमेंट जो हैं वो पूरे के पूरे सेट, इंटैक्ट सील पैक, वाह, वो भी फैक्ट्री सेटिंग्स, हाँ, वो सब हुआ है। 200 इस अरसे में 208 जहाज और हेलीकॉप्टर्स वो भी अमेरिका ने प्रोवाइड किए अफगान आर्मी को। इनमें ऐसे फाइटर जेट भी हैं जिसमें हेलफायर और लेज़र बॉम्ब वो भी फायर करने की सलाहियत वगैरह रखेंगे। इसमें निगरान और इंटेलिजेंस गैदरिंग के तैयारे वो भी शामिल हैं। ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स जो हैं और जो माल बरदार कार्गो एरोप्लेन्स होते हैं वो भी शामिल हैं। वक्फा ले लें उसके बाद मतलब ये जो जहेज है इसकी वक्त तालिबान जो है वो दुनिया का शायद सबसे बेस्ट इक्विप्ड मिलिटेंट ग्रुप है। बहुत सारा तबाह भी हो चुका होगा असला, लेकिन ये है कि बहुत सा हाथ भी लगा है। वक्फा ले लीजिए। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं कि पिछले 17 साल में अमेरिका ने अफ़गान फ़ौज को कितना असला दिया और ख़ुद कितना इस्तेमाल किया, और उसमें से अब कितना असला जो है अफ़गानिस्तान में छोड़ा जा रहा है, उसमें जदीद असला कितना है, रिवायती कितना है।
जितने भी मैंने अभी पिछले सेगमेंट में आपको लिस्ट एक बताई कि इतने तैयारे और इतने टैंक वगैरह, तो उज़्बेकिस्तान में इस वक्त 22 जहाज़ और 24 हेलीकॉप्टर उतर चुके हैं। अफगान पायलट जाहिर है कि काबुल पे कब्जे से पहले फ्लाई करके ले गए थे। 3 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर जो हैं वादी पंशीर में अहमद मसूद की फ़ौजों के पास हैं इस वक्त। अब वो उड़ सकते हैं या नहीं उड़ सकते वो एक दूसरा सवाल है। अच्छा, कुछ तैयारों और हेलीकॉप्टरों का निज़ाम जो है वो अफ़गान फ़ौज ने तबाह कर दिया था जब वो रिट्रीट कर रहे थे या हथियार डाल रहे थे, मगर अब भी 2 दर्जन से ज़ायद हेलीकॉप्टर और तैयारे जो ऑपरेशनल हैं, तालिबान की तहवील में हैं। लेकिन मसला ये है कि तालिबान के पास ये कैपेबिलिटी शायद है या नहीं, आई डोंट नो। लेकिन इसमें मैं सिर्फ इजाफा कर दूं कि ये हो सकता है कि कुछ जो साबिक अफगान फौज के जो मेंबरान थे वो कर सकें, लेकिन अगर ना भी उड़ा सकें तो इनके फाजिल पुर्जे जो हैं वो इतने महंगे हैं कि वो भी बेचे जा सकते हैं। मसलन एक कंट्रोल स्टिक जो है वो 15,000 से लेकर $25,000 के दरमियान बिक सकती है, डिपेंड करता है कि किस मॉडल का तैयारा है उसकी। इसी तरह फ्यूल टैंक जो है वो 25,000 से लेकर $35,000 का बिक सकता है। हाँ, डिपेंड करता है कि किस किस्म का तैयारा है। अच्छा, ड्रोन्स जो हैं अब उसका हमें अंदाज़ा नहीं है कि ड्रोन्स कितने तालिबान के हाथ लगे हैं, लेकिन अफगान आर्मी को जो ड्रोन्स दिए थे अमेरिका ने सिर्फ 2017 में वो नहीं उड़ा पाया उस तरह से जिस तरह उड़ाए जाने थे। तो $174 मिलियन के जो ड्रोन्स हैं वो तबाह हुए एक्शन के दौरान अफगान फौज के हाथों। अच्छा, तालिबान को मेंटेनेंस के लिए दोस्त ममालिक की ज़रूरत होगी, और आपको पता है जब इस तरह का ज़ख़ीरा हाथ लगता है तो जो दोस्त ममालिक हैं वो सबसे पहले वहाँ से सैंपल्स हासिल करते हैं जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसके ट्रांसफ़र के लिए या रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए या किसी के लिए। तो दोस्तों का मैं नाम नहीं लेता, लेकिन आई एम श्योर कि अब तक कई मॉडल्स और सैंपल्स जो हैं वो पहुंच चुके हैं। स्कैन ईगल ड्रोन्स का तो मैंने देखा था, वो तो पक्का आगे पीछे बिल्कुल हो चुका है, वो खोल के अच्छा, रिवर्स इंजीनियरिंग। इनमें से बहुत से हथियार ऐसे हैं जो तालिबान के लिए बिल्कुल नए नहीं है, पिछले 20 साल में वो इस्तेमाल करते आए हैं। मसलन मोटार्स हैं, बंदूकें, मशीन गनें, हल्की तोपें वगैरह। कैसे? वो अफगान आर्मी जो है उससे वो लेते थे, इसलिए कि खुद अमेरिकन ऑडिटर जनरल्स का कहना है कि 33% जो रंगरूट्स होते थे या जो इंडक्टेड सिपाही होते थे वो 12 महीने के अंदर ही अंदर दौड़ जाते थे और अक्सर अपना असला साथ ले जाते थे। अच्छा, जो रहते भी थे मिड रैंकिंग ऑफिसर वो फिर ब्लैक मार्केट में असला निकाल देते थे, लेकिन इन्वेंट्री जो है वो कागज़ पे पूरी रखती थी। ताजुब है कि अमेरिका के पास ये सारी मालूमात थी फिर भी उसने कोई कार्रवाई नहीं की। अच्छा, ये जो है ये सिर्फ अफगानिस्तान का मसला नहीं है, ये एजाज है उसने आवारगी का, जहां भी गए दास्तां छोड़ आए। वियतनाम में भी कुछ यही हुआ था। $150 बिलियन वियतनाम की वॉर पे अमेरिका ने खर्च किए, जो आज के हिसाब से $800 बिलियन बनते हैं। ठीक है। अच्छा, शुमाली वियतनाम को जो हथियार हाथ लगे तबाहशुदा, नीम तबाहशुदा या रिपेयर के काबिल, उनकी टोटल मालियत थी $5 बिलियन, जो आज के हिसाब से $10 बिलियन के हथियार बनते हैं कम अज़ कम भी अगर आप लगा लें। अच्छा, जहेज़ में क्या क्या छोड़ा अमेरिका ने और साउथ वियतनाम की फ़ौज ने? M41, 48 टैंक्स तो थे ही, 105, 155 मिलीमीटर की तोपें भी थी। अच्छा, सिग्नलिंग के वही अगेन बेशुमार आलात उस ज़माने के जदीद आलात, 260 फाइटर्स, बॉम्बर्स एंड ट्रांसपोर्ट एरोप्लेन्स, 466 हेलीकॉप्टर्स, 300 छोटी बड़ी जंगी कश्तियाँ, कुछ रिपेयर के काबिल, कुछ तबाहशुदा और कुछ जो है 15,000 टन एमुनिशन, ये भी उन्होंने छोड़ा। अच्छा, 90 की दिहाई तक जो साइगोन में सयाह हैं वो अमेरिकन फौजी बूट, पानी की बोतलें, यूनिफॉर्म, दूरबीनें और 50-50 सेंट में डॉग टैग बिकते थे, शनाख्ती। हाँ, जंग खत्म होने के भी 20 साल बाद तक। सही है। अच्छा, US इंफॉर्मेशन सेंटर की जो बिल्डिंग थी साइगोन में, उसे अमरीकी जंगी जराइम का म्यूजियम बना दिया गया, और हनोई में इस वक्त एक ओपन म्यूजियम है थैंक्स टू अमेरिकन वेपनरी।
बहुत जबरदस्त किस्म का म्यूजियम उन्होंने। इसमें एक और पहलू भी है, वो ये है कि अमेरिका यकीनन सुपर पावर है, लेकिन सुपर पावर की सुपर पावर ये है कि जिसके खिलाफ जंग लड़ती है ना उनको जीनियस बना देती है। अच्छा, अफगान आर्मी के लिए सोनिया ने भी बेशुमार असला छोड़ा था, लेकिन उन्होंने 3.5 साल इस्तेमाल किया था। हाँ, लेकिन उन्होंने जानबूझ के भी छोड़ा था। लेकिन इन्होंने 3.5 दिन इस्तेमाल किया। ये फर्क इतना है। तो आज इतना ही, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहें। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।